नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग इंग्लैंड के इतिहास के अंतर्गत 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। यानी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का नेचर क्या था, यह किस तरह की क्रांति थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको उदारवादी प्रवृत्तियों, वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा जन संप्रभुता का मार्ग निर्देशित करने वाला माना जाता है। यह जेम्स द्वितीय की निरंकुश राजतंत्र को फिर से स्थापित करने की हठधर्मिता की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद के अधिकारों का एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने वाला उदारवादी क्रांति माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे कंजर्वेटिव रेवोल्यूशन भी कहते हैं कि यह बहुत कंजर्वेटिव रेवोल्यूशन था। यद्यपि रेवोल्यूशन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि फंडामेंटल चेंज या मौलिक परिवर्तन शासन व्यवस्था में लाने वाला। लेकिन कुछ लोग इसे संकीर्णवादी परिवर्तनों का घटना भी मानते हैं। उनका मानना है कि इससे सर्वसाधारण को कोई व्यापक अधिकार नहीं मिले, उनको स्वतंत्रता नहीं मिली और यह मुख्यतः एक कुलीन वर्गों का ही क्रांति था। यह सत्ता सिर्फ राजा के समर्थकों से निकल करके दूसरे कुलीन वर्गों के हाथ में चली आई थी। क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए भी मानते हैं क्योंकि इसमें रक्तपात नहीं हुआ था और एक रक्तहीन तरीके से शासन व्यवस्था में परिवर्तन स्थापित हो गया था। हम अब देखेंगे कि आखिर इस क्रांति के कौन-कौन से पहलुओं को हम स्वरूप के अंतर्गत देख सकते हैं। यानी इस क्रांति के स्वरूप के लिए अलग-अलग हम उसके आयाम डायमेंशंस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यह क्रांति बगैर रक्तपात बहाए हुए हो गई थी। यानी यह एक खूनी क्रांति नहीं थी, इसमें हिंसा की घटनाएं नहीं हुई थी। क्योंकि जेम्स द्वितीय के विरोध को लेकर के जब संसद ने विलियम को, जो हॉलैंड में रह रहा था, हॉलैंड का था, वहां से जब आमंत्रित किया गया तो वो अपनी सेना के साथ आता है और जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़ करके फ्रांस भाग जाता है और इस तरह से विलियम को इंग्लैंड की राजगद्दी प्राप्त हो जाती है। यानी इस सत्ता परिवर्तन में किसी तरह की हिंसात्मक घटना नहीं होती है। दूसरा, यह क्रांति बहुत जल्द समाप्त हो गई। यानी इस क्रांति के होने में कोई बहुत दिनों तक कोई संघर्ष नहीं लग रहा, क्योंकि विलियम के आने के साथ ही और जेम्स द्वितीय अपने विरोध को देखते हुए फ्रांस चला जाता है और सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यानी यह बहुत ही छोटे काल में घटने वाली घटना थी। जबकि यदि हम फ्रांस की क्रांति, जो कि लगभग इसके 100 साल बाद घटती है, तो देखें कि उसका एक लंबा घटना चक्र रहा है और कई सालों तक क्रांति की घटनाएं होती रही हैं। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इंग्लैंड के इतिहास की चर्चा करते समय 1688 की जो घटना होती है, जिसे हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, लगभग 100 सालों तक इस पर किसी क्रांति शब्द से व्याख्या करने की कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन जब फ्रांस में 1789 की क्रांति होती है, तो उसके पश्चात इंग्लैंड में भी इस घटना को क्रांतिकारी परिवर्तनों का सूचक मानते हुए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाने लगा। तो एक इसके स्वरूप के बारे में जो अगली चर्चा हम करेंगे, वो है कि इसके द्वारा कोई शासन व्यवस्था में व्यापक उलटफेर नहीं हुआ और कोई हलचल उस तरह की नहीं मची जिसे कि हम कह सकते हैं कि संविधान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की गई। वस्तुतः वैधानिक राजतंत्र के स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है, जहां पर यह स्थापित करने का प्रयास किया गया कि इंग्लैंड की संप्रभुता, यानी शासन व्यवस्था को संचालित करने की जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, वह वास्तविक तौर पर संसद के हाथों में ही सीमित है, संसद के हाथों में ही है। वही देश के कानून और धर्म या न्यायपालिका के संबंध में निर्णय ले सकता है। लेकिन पारंपरिक जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्थाओं में कोई महान परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि इस संवैधानिक परिवर्तन के द्वारा परंपराओं की जो प्राचीन संस्थाएं थी, संसदीय व्यवस्था चली आ रही थी और वैधानिक राजतंत्र जो चला आ रहा था, उसको एक तरह से रक्षा करने का ही प्रयास किया गया।
संविधान की पुरानी जो परंपरा थी वह इसमें कायम रही। यानी इस तरह से देखा जाए तो 1689 के बाद जो इंग्लैंड रहा, वहाँ कानूनों एवं संस्थाओं में क्रांति के चलते कुछ परिवर्तन के चिन्ह ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें यदि संसद में प्रतिनिधित्व का सवाल जहाँ तक है, यानी मताधिकार और प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो इसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 1832 ईस्वी तक कोई सुधार नहीं हुए। यानी यह कुलीन वर्गों के द्वारा ही शासन व्यवस्था चलती रही। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात हो चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स की बात हो, दोनों ही सभाओं में धनी भूमिपतियों, व्यापारियों या उद्योगपतियों की ही प्रधानता बनी रहती है। नगर संघों और विश्वविद्यालयों में भी लगभग 150 वर्षों तक कोई परिवर्तन सामाजिक आर्थिक तौर पर नजर नहीं आता है। यानी एक इतिहासकार ने वस्तुतः सही ही कहा है, मैरियट ने, कि यह क्रांति एक अभिजात वर्गीय या कुलीन वर्ग की क्रांति थी। जहां तक न्यायालय की बात है तो उस व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया और धार्मिक समानता की बात तो की गई, लेकिन यथार्थ में एंग्लिकन चर्च की प्रधानता कायम रही। प्रचलित प्रार्थना पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धार्मिक सहिष्णुता या स्वतंत्रता की तत्काल घोषणा नहीं की गई। धार्मिक समानता तो अभी भी बहुत दूर की बात रही। जब धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की घोषणा यद्यपि किया गया, लेकिन उसका क्षेत्र सीमित ही रखा गया। रोमन कैथोलिक अभी भी उसके क्षेत्र से बाहर रखे गए। जो अन्य गैर प्रोटेस्टेंट थे उनको भी पूर्ण लाभ नहीं हुआ। उनके ऊपर लगाए गए धार्मिक प्रतिबंध तो समाप्त हो गए, लेकिन नागरिक प्रतिबंध अभी भी कायम रहे थे। यानी आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति यह एक कुलीन वर्ग के आपसी समझौते का ही परिणाम था। और राजनीतिक तौर पर हम देख से कह सकते हैं कि टोरी और व्हिग यानी जो दो राजनीतिक दल थे, उन्होंने आपसी समझौते के तहत इस राजतंत्रात्मक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। और क्रांति व्यवस्था को बहुत सारे इतिहासकारों ने माना है कि टोरी और व्हिग के बीच एक समझौते का प्रयास था। और यही कारण है कि टोरी का जो दृष्टिकोण था वो रूढ़िवादी था और उन्हीं को खुश करने के लिए क्राउन के संबंध में ऐसी घोषणा हुई थी कि जेम्स द्वितीय ने अपनी इच्छा से राजगद्दी को छोड़ा है, प्रजा के बाध्य करने से नहीं। यानी जो प्रजा की सर्वोच्चता स्थापित करने की बात कायम हो सकती थी, उसे भी पूरी तरह से स्थापित नहीं करने की कोशिश किया गया। यानी टोरी और व्हिग दोनों ही इस क्रांतिकारी परिवर्तन में अपने समझौते के द्वारा जनसाधारण की क्रांति को रोकना चाहते थे और एक कुलीन वर्गीय क्रांति के तौर पर ही 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को देखा जा सकता है। लेकिन इतिहासकार इसके उदारवादी पक्षों को भी हाईलाइट करते हैं और उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि नहीं, यह एक बहुत ही लिबरल रेवोल्यूशन था, यानी उदारवादी क्रांति थी। उनका मानना है कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात राजा के जो दैवी एवं वंशानुगत सिद्धांतों के अधिकार थे उनका अंत हो गया। अब राजा अपनी इच्छा से अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सकता था और पार्लियामेंट की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया था। और यह तय हो गया कि अब राजा की नियुक्ति में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि जेम्स द्वितीय को संसद के उपेक्षा करने के आरोप में ही उसे राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी और जो नया राजा बना था उसे संसद के द्वारा ही निमंत्रण के बल पर उसे राजगद्दी प्राप्त हुई थी। यानी अब जो वंशानुगत राजा का अधिकार होता था उस पर एक प्रतिबंध लग गया और इसी को हम कह सकते हैं कि यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि राजतंत्र को अब एक विधान के द्वारा बांधने का प्रयास किया गया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि अब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसको कि रूसो ने भी कहा था कि राजा जनता के बीच समझौते का परिणाम है, तो जब संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है और जो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के इतिहास में संप्रभुता के सवाल पर राजा और संसद के बीच संघर्ष चल रहा था, इस क्रांति के द्वारा
कहा जा सकता है कि संसद के पक्ष में यानी पार्लियामेंट के पक्ष में यह निर्णय हो गया कि अब गद्दी पर बैठे रहने के लिए राजा के लिए सद्व्यवहार पालन करना आवश्यक है तथा वह संसद की अनदेखी करके अपनी निरंकुशता कायम नहीं कर सकता है। यानी संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण घटना थी और जनता के मौलिक अधिकारों की उपेक्षा कर संविधान पलटने की कोशिश नहीं कर सकता है। अब राजपद यदि रिक्त हो जाता है तो उसके संबंध में संसद ही सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था हो गई थी। यहाँ तक कि राजा के धर्म पर भी पार्लियामेंट का अब नियंत्रण हो गया। यानी यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए कि अब संसद ने यह नियम बना दिया कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला ही राजा बनेगा और प्रोटेस्टेंट धर्म ही इंग्लैंड का अब राजधर्म होगा। इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड के इतिहास में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से महत्वपूर्ण वैधानिक राजतंत्र की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं और अंततोगत्वा राजतंत्र एक तरह से नाम मात्र का ही शासन व्यवस्था में उसकी भूमिका रह जाती है और यहीं से संसद की सर्वोच्चता प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से इंग्लैंड के संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए या राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति महान परिवर्तनों को लाने वाली क्रांति थी। यद्यपि इसमें बहुत सारे अनुदारवादी तत्वों का भी समावेश मिलता है, लेकिन इसके उदारवादी पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और इन दोनों को मिला जुला करके ही हम 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के स्वरूप को समझ सकते हैं। धन्यवाद।